सो आई होप बॉडी वीडियो क्लियर होगी आपके लिए। So let me first of all discuss from the book of Crane. Okay, so otherwise things will be mixed up. ठीक है बेटा। हाँ जी। सो फ्रॉम द केस ऑफ ब्रेड विग्नर सिंगल जो सिंगल रेजोनेंस के लिए फॉर्मूला दे रखा है दैट इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो उस केस में हमारे पास जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में दे रखा है दैट इज पाई बाय के स्क्वायर इनटू 2l प्लस 1। लैम्ब्डा आपके पास रेजोनेंस विड्थ होगी बेटा कॉरस्पॉन्डिंग टू वेरियस न्यूक्लियर एक्सचेंज चैनल्स। अगर आपके पास प्रोटॉन मिशन चैनल हो गया या न्यूट्रॉन मिशन चैनल है तो उसके रिगार्डिंग आपके पास आएंगे। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑल दोज रिएक्शन चैनल्स यू विल बी हैविंग पार्शियल विड्थ। सो बिकॉज ऑफ दैट आपके पास टोटल जो पार्शियल विड्थ आएगी इसको लैम्ब्डा स्क्वायर के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो डिवाइडेड बाय दिया हुआ है कि ई माइनस ई आर रेस्ट पावर 2 प्लस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला दे रखा है कॉरस्पॉन्डिंग टू स्कैटरिंग है, रिएक्शन के केस में भी यही चीज वैलिड है, लेकिन वहाँ पे जो न्यूमरेटर है वहाँ पे आपके पास लैम्डा स्क्वायर नहीं होगा, वहाँ पे लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा आर आ जाएगा। सो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ई माइनस ई आर दे रखा है। सो जो आपके पास रेजोनेंस विड्थ होगी सो उस केस में आपके पास जब रेजोनेंस आएगा तो ई माइनस ई आर के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाला फैक्टर डोमिनेट करने लग जाएगा, अदरवाइज ये वाला फैक्टर जो है वो सप्रेस्ड रहेगा। ठीक है जी। तो काफी सारी चीजें दे रखी है। तो अभी तक हमने जो भी ब्रेड विग्नर फार्मूला वगैरह डिस्कस किया था उसमें हमने कहीं भी स्पिन की बात नहीं की थी। सो अगर आप स्पिन को इंक्लूड करोगे कॉरस्पॉन्डिंग टू योर प्रोजेक्टल एज वेल एज योर टारगेट न्यूक्लियाई, उस केस में अगर आपके पास अगर जो कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है जहाँ रेजोनेंस बनता है उस केस में अगर आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज आई, तो उस केस में आप लिख सकते हैं कैपिटल आई विल बी इक्वल टू एस ऑफ ए प्लस एस ऑफ एक्स प्लस एल। सो ए आपका यहाँ पे प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, एक्स आपका हो जाएगा बेटा टारगेट एंड एल इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जितना आप इम्पार्ट कर रहे हैं। तो उसके केस में आपके पास जो आपके पास 2l प्लस 1 का यहाँ पे फैक्टर दे रखा है कॉरस्पॉन्डिंग टू स्कैटरिंग, उसको आप जनरलाइज करके इंक्लूडिंग दी स्पेस आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टैटिस्टिकल फैक्टर दैट इज गिवन बाय जी इज इक्वल टू 2i प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2s ऑफ a प्लस 1 इंटू 2s ऑफ x प्लस 1 के रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखा है। तो काफी सारी मैथमेटिक्स है जो नोट्स में दे रखी है, उसमें कुछ कुछ पोर्शन में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सो इसके बाद हमारे पास आता है बेटा सेकंड चेंज मस्ट टेक प्लेस टू अलाउ फॉर द पार्शियल विड्थ। सो वी आर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू regarding the partial widths of the various channels, so total जो आपके पास width आएगी that will be equal to sum of all those widths कॉरस्पॉन्डिंग टू वेरियस चैनल्स। आपके पास प्रोटोन एमिशन चैनल हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, यहाँ पे हमारे पास मैंने पहले भी बताया था दोबारा बता रहा हूँ देयर आई हैव चूजन द न्यूट्रॉन एज द इनकमिंग प्रोजेक्टाइल बिकॉज कूलम्बिक इंटरेक्शन विल बी एब्सेंट इन दिस केस। ठीक है बेटा। सो ये वाला पार्ट मैंने पहले ही बता दिया कि लैम्डा स्क्वायर का फैक्टर क्यों आएगा। लैम्डा स्क्वायर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर इज रिलेटेड टू डिके विड्थ ऑफ द रेजोनेंस स्टेट एंड देयरफॉर इट्स रिलेटेड टू द लाइफ टाइम। तो जितने आपका न्यूक्लियर स्टेट का लाइफ टाइम होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी उतनी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास लेवल विड्थ आ जाएगी। जितना लाइफ टाइम ज्यादा है उतनी उसकी विड्थ कम होगी रिएक्शन चैनल की। तो जितना ज्यादा उस टाइम उस स्टेट में आपका न्यूक्लियस स्टे करेगा उतनी कम उसकी विड्थ हो जाएगी, मतलब डिके करने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो आपके पास शेप्स आ रही है, ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा है बेटा। ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास रेजोनेंस आएगा अप्रॉक्सीमेटली 130 MeV पे ग्राफ बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसकी जो शेप है शेप के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे आपके पास ब्रेड विग्नर रेजोनेंस शेप कैसी आएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास जो पोटेंशियल स्कैटरिंग एंड रेजोनेंस स्कैटरिंग दोनों ही मिक्सअप हो जाएंगी। तो जब दोनों मिक्सअप होगी तो आपकी जो शेप है वो गॉसियन नहीं रहेगी, उसमें टेल भी दिखेगी। तो टेल कैसी आएगी वो भी हम बात करते हैं। सो ये वाला आपका रेजोनेंस है बेटा ब्रेड विग्नर रेजोनेंस, इसको आप चेक कर सकते हैं। आपके पास जो पार्शियल विड्थ है एट दी हाफ ऑफ द मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगी, तो ये यील्ड विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी स्पेक्ट्रम बना रखा है। तो जो डॉट्स हैं यहाँ पे वो आपके सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा है। सो इट इज द 130 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन स्कैटरिंग इन रेजोनेंस corresponding to 59 कोबाल्ट टारगेट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए बेटा। सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस स्टफ। तो आपके पास जो टोटल क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्शन।
सो यहाँ पे इन द केस ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग फॉर विच इक्वेशन इट वाज डिराइव्ड द एंट्रेंस एंड एग्जिट चैनल्स आर आइडेंटिकल। तो अगर आपके पास स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग के लिए डिफरेंट फार्मूला है, एंड जो आपके पास रिएक्शन है, रिएक्शन के लिए डिफरेंट फार्मूला है। सो फॉर द केस ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग a प्लस एक्स इट शुड बी इक्वल टू, इट शुड लीड टू a प्लस एक्स। तो a आपका प्रोजेक्टाइल एंड x आपका टारगेट। तो इस केस में अगर इलास्टिक स्कैटरिंग है, उस केस में आपके पास यहाँ पे अगर रिएक्शन होती तो रिएक्शन में आपके पास लैम्डा ऑफ n आता, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा ऑफ x होता। यहाँ पे आपके पास लैम्डा स्क्वायर है एज सच बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग प्रोसेसेस। तो यहाँ पे आपके पास जो 2l फैक्टर था 2l+1, यहाँ पे आपके पास g फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया, जिसमें हमने स्पिन्स को इंक्लूड किया हुआ है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, हाँ जी। सो मैनी इलास्टिक स्कैटरिंग रेजोनेंसेस हैव शेप्स slightly different from that of the suggested as per given by Britt-Wigner formula। तो हमारे पास जो रेजोनेंस शेप्स होती है, जो आपके पास एक्चुअल ग्राफ आते हैं, those are little bit different from those given by Britt-Wigner, because आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल स्कैटरिंग एंड रेजोनेंस स्कैटरिंग मिक्स अप हो सकती है। जहां पे आपके पास स्कैटरिंग मिक्स होगी, वहां पे आपके पास इंटरफेरेंस होगा, एंड इंटरफेरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो रिजल्ट है वो थोड़े से सप्रेस हो जाते हैं। तो उसके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो शेप होगी पीक की शेप सप्रेस होने की वजह से आपका कन्वोल्यूशन सा एग्जिस्ट करता है, जिसको आप कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो उस केस में आपके पास जो शेप होगी उसकी टेल दिखेगी रादर देन सिंपल पीक और सिंपल शेप। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन, ये इंटरफेरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड पोटेंशियल स्कैटरिंग जो होगी वो आपकी मिक्सअप होके एक राइट हैंड साइड में टेल बनाएगी, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड पे वहां पे आपके पास डिप आ जाएगा। सो जो नीचे वाली जो डॉटेड लाइन है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू यू scattering cross section correspond to your potential scattering that is your normal scattering away from the resonance region, and your resonance scattering means that when your energy is sufficient to excite the states of the compound nucleus। तो उस केस में आपके पास जो रेजोनेंस स्कैटरिंग आएगी, ये 4 पाई डिवाइडेड बाय k स्क्वायर 2l+1 लिखा हुआ है, दैट इज मिसिंग मिसप्रिंट हेयर। सो बुक है, ओल्ड बुक है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये असर है। तो आपके पास जो अपर रीजन है, डॉटेड लाइन है, दैट कॉरस्पॉन्ड टू योर स्कैटरिंग रेजोनेंस स्कैटरिंग, जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास शेप आएगी प्रॉपर गॉसियन टाइप। और उसके बाद जो आपके पास इलास्टिक स्कैटरिंग है, इलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से यहाँ पे जो शेप है वो चेंज हो रही है कॉरस्पॉन्डिंग टू योर लेफ्ट हैंड साइड, एंड यहाँ पे आपको डिप देखने के लिए मिलती है, एंड राइट हैंड साइड पे आपके पास टेल दिखेगी। सो यू कैन बी ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बेटा, आप चेक कर सकते हैं, आपके पास जो एक्चुअल शेप आती है नॉर्मलाइज्ड क्रॉस सेक्शन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो शेप है वो कन्वोल्यूशन एग्जिस्ट करेगी रादर देन सिंपल प्योर शेप। तो जहाँ पे आपकी इलास्टिक स्कैटरिंग डोमिनेट करेगी, उसके पोटेंशियल स्कैटरिंग डोमिनेट करेगी, आपकी डिप ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल्स, एंड जहाँ पे रेजोनेंस डोमिनेट करेगा आपके पास गॉसियन टाइप शेप आ जाएगी। तो जो लास्ट वाला है उसमें गॉसियन डोमिनेट कर रहा है और रेजोनेंस डोमिनेट कर रहा है, जो ऊपर वाला है इसके ऊपर वाला है दैट इज उस केस में आपके पास पोटेंशियल स्कैटरिंग डोमिनेट कर रही है। तो वेरियस एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप चेक कर सकते हैं, किसी जगह पे रेजोनेंस स्कैटरिंग होगी, किसी जगह पे आपके पास पोटेंशियल स्कैटरिंग ज्यादा डोमिनेट करेगी। तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल भी लिखी हुई है, प्रोटॉन वर्सेस प्रोटॉन स्कैटरिंग फ्रॉम दी 27 एल्यूमिनियम टारगेट। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास दे रखा है कि आपके पास इट इज ओके। तो हम यहाँ मैंने पहले ही बताया था आपको, आई हैव ऑलरेडी टॉक टू यू दैट वी कैन नॉट सिंपली ऐड अप व्हाट इज इलास्टिक स्कैटरिंग एंड व्हाट इज योर रेजोनेंस स्कैटरिंग इफ वी कैन सिंपली ऐड अप बोथ ऑफ दीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरेंस इफेक्ट्स। तो इस वजह से हमारे पास क्या आएगा, वी हैव टू प्रॉपर्ली टेक इनटू काउंट द फेज शिफ्ट। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड अप अ फैक्टर दैट इज ईटा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईटा एक फैक्टर होता है यहाँ पे, ईटा इज कॉरस्पॉन्डिंग टू योर phase shift, and phase shift corresponding to various L levels, L is equal to 0, S wave is L is equal to 0 corresponding to your S wave that is very near to the nuclear surface, उसके corresponding nuclear reaction scattering की बात कर रहे हैं। तो ईटा L के corresponding हमारे पास जो phase shift factor आएगा e raised to power 2 iota and into delta L of R, it is corresponding to your resonance, and plus delta of L corresponding to your what is called सिंपल स्कैटरिंग। ठीक है, पोटेंशियल स्कैटरिंग व्हाटएवर यू से। सो इस केस में आपके पास जो फेज शिफ्ट आएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट आपके पास स्कैटरिंग रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये वाला जो फैक्टर है मैं हमने ड्राइव कर रखा है कॉरस्पॉन्डिंग टू योर scattering cross section that is given by pi by k square 2l plus 1 into 1 minus eta square।
ठीक है बेटा। तो 1 माइनस ईटा स्क्वायर के रिगार्डिंग आपके पास जो फैक्टर है वो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के रिगार्डिंग 11.44 आप इक्वेशन नंबर 4 के देख सकते हैं। सो जो उन्होंने पहले ही ड्राइव कर रखा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर एक्शंस। ठीक है जी। सो सिग्मा स्कैटरिंग विल बी गिवन बाय पाई बाय के स्क्वायर 2l+1 इनटू 1 माइनस ईटा स्क्वायर के रिगार्डिंग आपके पास वहां पे एक्सप्रेशन होगा 11.44 में जो ड्राइव किया हुआ है। वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने पोटेंशियल स्कैटरिंग को इंप्लीमेंट करना है L इज इक्वल टू 0 के लिए, एंड आपके पास जो रेजोनेंस स्कैटरिंग है उसको आपने इंप्लीमेंट करना है। तो जब आप दोनों को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके पास ये वाले फैक्टर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है जी। सो फार फ्रॉम दी रेजोनेंस, जब आपके पास रेजोनेंस नहीं होगा, यू आर अवे फ्रॉम दैट रीजन, आपके पास एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में जो पोटेंशियल स्कैटरिंग आएगी वो डोमिनेट कर जाएगी। एंड अदरवाइज आपके पास नियर दी रेजोनेंस पीक आपके पास जो रेजोनेंस एनर्जी है, अब वहां पे आपके पास स्कैटरिंग आएगी रेजोनेंस वाली। सो नियर द पोटेंशियल स्कैटरिंग 4 बाय पाई बाय के स्क्वायर, जो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो डोमिनेट करेगा। जब अगर आपके पास क्या रेजोनेंस स्कैटरिंग है तो सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास डोमिनेट करेगा। ठीक है जी। सो इसके केस में आपके देख सकते हैं जो रेजोनेंस स्कैटरिंग आएगी, रेजोनेंस स्कैटरिंग में आपके पास फेज शिफ्ट की डिपेंडेंस नहीं रहेगी, एंड जो स्कैटरिंग है पोटेंशियल स्कैटरिंग है उसमें आपके पास फेज शिफ्ट की डिपेंडेंस यहाँ पे रहेगी। तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी पीक्स आ रही है। ये वाला आप मैंने बताना था आपको कि आपके पास टेल्स कैसे एग्जिस्ट करेंगी या फिर आपके पास डिप कैसा आएगा। तो सारी की सारी जो पीक शेप है वो आपके राइट हैंड साइड को थोड़ा सा बल्जिंग होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ योर रेजोनेंस पीक्स। आपकी जो शेप है, शेप जो लेफ्ट हैंड साइड की शेप है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो हर एक पीक के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो पीक शेप है हर एक पीक की आप चेक कर सकते हैं कि दोज आर नॉट सिमेट्रिक, सो पीक्स आर नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है जी। तो इस केस में रेजोनेंस हाइट शुड बी डिक्रीज बाय, और इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसके बाद कंपाउंड न्यूक्लियस की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके नोट्स में क्या लिखा है, क्या क्या लिखा हुआ है। ओनली मैथमेटिक्स से ज्यादा बात करने वाली नहीं है। इट इज 2 + 2 इज इक्वल टू 4 जस्ट लाइक दैट। ठीक है बेटा। तो रेजोनेंस स्कैटरिंग के क्रॉस में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपके बारे में आ गया बेटा, सिंपल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ गया। ये वाला लिखा हुआ है बेटा, लैम्डा स्क्वायर लिखा हुआ है, दिस इज स्कैटरिंग। मैं पहले बोलता था रिएक्शन के रिगार्डिंग, दैट इज नॉट रेजोनेंस रिएक्शन, दैट इज रेजोनेंस स्कैटरिंग एंड दिस इज योर पोटेंशियल स्कैटरिंग। तो नोट्स में भी गलत लिखा हुआ है, कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो हर बुक की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, मुझे पता नहीं है कौन सी बुक से ले रखा है इन्होंने। सो आपके पास जो एट रेजोनेंस आपके पास कौन कौन से फैक्टर आएंगे, जो आपके पास स्कैटरिंग लेंथ होगी वो कौन कौन सी आएगी, उसके रिगार्डिंग आपके पास कौन कौन से फैक्टर होंगे वो यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं बेटा। एक मिनट। ओके ओके, जब करते हैं थोड़ा सा। ओके लेट मी चेक। ओके यहाँ पे दे रखा होगा कुछ होगा, ज़्यादा ऊपर चला गया मैं। ये नीचे आ गया ना, क्या डाउन आ गया मुझे ज़्यादा। हाँ यहाँ पे कुछ बताने वाली चीज़ है मेरे लिए। हाँ जी, ये वाला जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था कि जो आपके पास रेजोनेंस स्कैटरिंग होगी पाई इनटू लैम्डा क्रॉस स्क्वायर 1 माइनस ईटा स्क्वायर के रिगार्डिंग आप में आ जाएगा। तो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन नहीं है, रेजोनेंस स्कैटरिंग है, ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है। तो आपके पास जो यहाँ पे दे रखी है, लेट मी शो यू समथिंग हियर। हाँ जी, तो यहाँ से हम बात कर रहे थे कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो है आपके पास स्कैटरिंग लेंथ की जो है, जो आपके नोट्स में लिखी हुई है, दैट इज नॉट गिवन मच एक्यूरेटली, बिकॉज वहाँ पे आपको ड्राइव करना पड़ेगा। उसको एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कि आपके पास इनकमिंग प्रोजेक्टर है, एक टारगेट कॉम्बिनेशन है, उसके लिए इन्होंने वेव फंक्शन लिखा हुआ है। वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इनकमिंग स्फेरिकल वेव हो गई, एक आउटगोइंग स्फेरिकल वेव हो गई। तो इनकमिंग पार्टिकल स्कैटर करके बाहर जा रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनकमिंग वेव एंड आउटगोइंग वेव के लिए यहाँ पे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड लिखा है। तो एम्पलीट्यूड लिखने का सबसे आसान तरीका है, उसको पार्शियल वेव में रिप्रेजेंट कर दीजिए, दैट इज योर प्लेन वेव। सो प्लेन वेव को कैसे लिखेंगे, यू प्लस लिखा हुआ है इनकमिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड आउटगोइंग के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है। यहाँ पे इनकमिंग वेव कॉरेस्पॉन्ड टू यू माइनस एंड योर आउटगोइंग वेव कॉरेस्पॉन्ड टू यू प्लस, and your partial wave is given by e raised by iota k dot r, that is a plane wave, and you have to sum up all corresponding to incoming as well as outgoing scattering wave.
and also the wave function outside the range of the nuclear forces. So इसके corresponding आपके पास काफी सारा लिटरेचर दे रखा है, तो उसको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं बेटा। इसके बाद टोटल वेव फंक्शन होगा। टोटल वेव फंक्शन की ऐसा डेरिवेशन नहीं है, इसको आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। So total wave function corresponding to that will be written as psi r into psi of r। इसके रिगार्डिंग इन्होंने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाले हुए हैं एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने वैल्यूज वगैरह लिखी हुई है, u प्लस एंड u माइनस की इनकमिंग वेव कैसी होगी, आउटगोइंग वेव कैसी होगी, कॉरस्पॉन्डिंग टू योर फेज शिफ्ट पैरामीटर। तो फेज शिफ्ट पैरामीटर जो ईटा है यहाँ पे, जिसको हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आपके पास दैट इज अगर पार्टिकल एट द वॉल उसकी बात करें तो वहाँ पे आपके पास एक रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट आता है, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट आता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप उसको एनालॉजी लेके चल सकते हैं यहाँ पे। तो इटा विल बी गिवन बाय माइनस जो आउटगोइंग वेव है डिवाइडेड बाय इनकमिंग वेव के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो दैट इज गिवन बाय, जो ये वाला फैक्टर हमने पहले भी बताया था कि जो आपके पास जो फेज शिफ्ट पैरामीटर है दैट इज 1 माइनस आयोटा के ऑफ ए 1 प्लस आयोटा के ऑफ ए। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है, दिस इज जस्ट एनालॉजी फॉर दैट। ठीक है जी। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आप जो स्कैटरिंग वेव लिख रहे हैं, स्कैटरिंग वेव लेंथ लिख रहे हैं, तो स्कैटरिंग वेव लेंथ को आप इन टर्म्स ऑफ फेज शिफ्ट पैरामीटर भी यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। सो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ स्कैटरिंग लेंथ कम्स फ्रॉम दिस फैक्टर, सो 1 बाय ईटा इनटू के 1 माइनस ईटा प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ईटा के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। तो कुछ ना कुछ पोर्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन सारा इंक्लूडेड नहीं है। ऑल डेरिवेशंस आर नॉट इंक्लूडेड। होल चैप्टर इज सम्ड अप इनटू 1 और 2 इक्वेशंस, दैट इज नॉट गुड हियर। तो इसके बाद उन्होंने बात की हुई है कि आपके पास अगर रेजोनेंस स्कैटरिंग है तो पाई इनटू लैम्डा क्रॉस स्क्वायर 1 माइनस ईटा स्क्वायर है। मैंने जैसे बताया था इसके दो पोर्शन हो जाएंगे, एक आपके पास पोटेंशियल स्कैटरिंग, उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपके पास रेजोनेंस स्कैटरिंग। तो दोनों का आपको टेक केयर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है बेटा। सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस क्वेश्चन, अपने जो रेजोनेंस स्कैटरिंग की क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट द डायरेक्शन क्रॉस सेक्शन इज फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग लेंथ वेयर इट इज वेल डिफाइंड बिलो द रेजोनेंस कंडीशन एंड फार फ्रॉम द रेजोनेंस कंडीशन द वैल्यू ऑफ ए ऑफ आर इज नियरली इक्वल टू 0। तो रेजोनेंस पे ही इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी स्कैटरिंग लेंथ की, अदरवाइज ये आपके पास 0 ही रहेगा। इसको पैरामीटराइज किया हुआ है। हाँ, इसके बाद जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन हमेशा प्रोजेक्टिल की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो इट इज जस्ट लाइक शूटिंग ए बुलेट थ्रू दी वॉल। अगर आप बुलेट की आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो उस केस में आपके पास जो बुलेट का डैमेज होगा ऑन दी वॉल इट विल बी स्मॉल। तो जितनी ज्यादा बुलेट की स्पीड होगी उतना डैमेज कम होगा, बिकॉज इट विल बी पासिंग थ्रू दी वॉल। अगर आपके पास स्पीड ऑफ द बुलेट कम होगी तो उस केस में आपके पास ज़्यादा डैमेज होगा। इसीलिए जो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन मोस्टली आपके पास रिएक्शन करवाने के लिए आपको थर्मल न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो मोस्टली थर्मल न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स रादर देन फास्ट न्यूट्रॉन्स। तो मोस्टली थर्मल न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाई वी यूज T2O, that is called heavy water to moderate the neutrons। ठीक है। तो आपके पास क्या रहेगा, यू हैव टू 1 बाई वी लॉ होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन्स। बिकॉज हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन के रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो जो आपके पास डिप दिख रही है यहाँ पे सारी की सारी, इट इज रिलेशन टू 1 बाई वी। तो दिस इज वी लॉ बोलते हैं इसको। तो वेरिएशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज शोन लाइक दिस। ठीक है बेटा। तो इसके रिगार्डिंग हमने बात की। जो ये वाला पार्टिकल जो मैंने कवर किया ये वहीं से लिया हुआ है बेटा, करेन की बुक से है। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, तो किसी शायद डीसी ताल से इंक्लूड कर लिया होगा। सो सिग्मा स्कैटरिंग लेंथ जो है पाई टू लैम्डा क्रॉस स्क्वायर 1 माइनस ईटा दी होल स्क्वायर। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो भी डीसी ताल में लिखा है वो सही नहीं है। सो वहाँ पे गलतियां भी होगी। सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस स्टफ, इसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इट विल बी पाई टू लैम्डा क्रॉस स्क्वायर 1 माइनस ईटा होल स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे दो पैरामीटर है, वन कॉरस्पॉन्डिंग स्कैटरिंग, वन पोटेंशियल स्कैटरिंग, सेकंड वन कॉरस्पॉन्डिंग रेजोनेंस स्कैटरिंग। ठीक है। तो ये वाली दोनों टर्म्स यहाँ पे इंक्लूड किए, ऐसे कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ है। दैट इज व्हाई आई रिकमेंड ओनली क्रेन बुक हियर। सो क्रेन की बुक में आपके पास डिस्कशन भी होगा, आपके पास लिटरेचर भी होगा, मैथमेटिक्स भी होगी, लिखने के लिए आसान होगा। आप एमएससी के पेपर में 10 नंबर या 12 नंबर का आर्टिकल कवर भी कर पाएंगे, यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। ओनली मैथमेटिक्स इज नॉट एनफ, यू हैव टू राइट समथिंग अलॉन्ग विद दैट। So potential scattering amplitude depends upon the nuclear size, but the resonance scattering depends upon the internal details of the nucleus through various factors.
तो आपके पास जो स्कैटरिंग पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल स्कैटरिंग होगी, वो न्यूक्लियस साइज पे डिपेंड करती है। एंड यहाँ पे एक चीज और लिखी है कि जो रेजोनेंस स्कैटरिंग होगी इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर, और यू कैन से फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर का शायद आपने कंसेप्ट कहीं ना कहीं सुना होगा। तो रेजोनेंस स्कैटरिंग फॉर्म फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है, और ये स्कैटरिंग लेंथ जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है वो उस पर भी डिपेंड करेगी। तो इसके बारे में कहा, ज्यादा बात नहीं की हुई है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो गया, पोटेंशियल एम्पलीट्यूड हो गया, सारी की सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। सो ब्रीट बिगनर फॉर्मूला फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, इसको आप डिराइव कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा मुझे बता देना, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑल ऑल मैथमेटिक्स है, ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस के बारे में। सो अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, देयर इज एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, इट कैन बी ओनली ऑफ फोर टाइप्स हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो आपका टारगेट जो टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल कॉम्बिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर आपका प्रोजेक्टाइल ओनली फ्यू बैलेंस न्यूक्लियोन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उस केस में हम बोलते हैं डायरेक्ट स्कैटरिंग। उसके बाद इफ द प्रोजेक्टाइल इज इंटरेक्टिंग विद 5 और 10 न्यूक्लियॉन्स, उसको हम बोलते हैं बेटा प्री कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन। अगर उसके बाद तीसरी पोर्शन आ जाता है कंपाउंड न्यूक्लियस, जिसमें बोलते हैं कि अगर आपके पास लार्ज बंच ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है इनसाइड द टारगेट न्यूक्लियस, उसके साथ प्रोजेक्टाइल अगर इंटरेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन। मतलब जो एनर्जी है वो आपकी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन दी टारगेट न्यूक्लियस, दैट इज वाई कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन अकर्स। उसके बाद ये आपके पास काफी सारे फैक्टर रहेंगे। सो पहली बात आ जाती है, इफ द प्रोजेक्टाइल एंटर्स द न्यूक्लियस एंड इंटरेक्ट विद वन न्यूक्लियन एंड बोथ ऑफ देम आर रिजेक्टेड आफ्टर ए सिंगल इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड योर डायरेक्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले डायरेक्ट रिएक्शन की अगर दो मार्क्स में आपको पूछ लिया जाता है डायरेक्ट रिएक्शन को डिफाइन कीजिए, तो आपने सीधा सीधा इतना ही लिखना है और एक छोटी सी डायग्राम बनानी है। If the projectile interacts with the limited number of particles, say 2 to 5, then before the striking projectile or of the ejectiles come out, this situation is called pre-compounding। Definition ठीक नहीं है, आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ इसके रिगार्डिंग, बेटर रहेगा। सो डायरेक्ट रिएक्शन की डायग्राम आप देख सकते हैं। इफ द प्रोजेक्टाइल हिट्स आउट ओनली 1 और 2 न्यूक्लियस, उस केस में हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिएक्शन, मतलब इनकमिंग पार्टिकल्स टारगेट को स्कैटर करके निकल गया। उसके बाद इफ द इनकमिंग पार्टिकल इज इंटरेक्टिंग विद 2 to 5 न्यूक्लियस, उस केस में हम बोलते हैं प्री कंपाउंड रिएक्शन है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इट इज विद रिस्पेक्ट टू ऑल बाय 2 to 5 न्यूक्लियस और नॉट मोर देन दैट। If there happens to be distribution or redistribution of energy of the projectile and target within a large bunch of nucleons, उस केस में हम बोलेंगे कि इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो यूज अप हो चुकी है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, एज सच कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो चुकी है। एंड उस केस में आपके पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस होगा दैट विल नॉट have information about its formation, rather than जो कंपाउंड न्यूक्लियस बना उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होगी, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होगी। तो जस्ट लाइक आपके पास कोई हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि प्रोजेक्टाइल कौन सा था, टारगेट कौन सा था, एंड आपके पास उसमें हुआ क्या। उसके बाद जो कंपाउंड न्यूक्लियस बना उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है, उसका जो मास नंबर है या टारगेट कॉम्बिनेशन है, सॉरी मास नंबर या एटॉमिक नंबर है, जो कंपाउंड न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज होगी वही डिफाइन करेंगे कि आगे क्या होगा। उसकी जो डिके विड्थ होगी, प्रोटॉन निकलेगा या न्यूट्रॉन निकलेगा, वो डिपेंड करेगा कंपाउंड न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है, कितनी एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड न्यूक्लियस की एक्साइटेशन हुई है, या कितनी एनर्जी तक एक्साइट हुआ है, जो न्यूक्लियस है वो कितनी हायर स्टेट्स तक गए, वो डिसाइड करेंगे कि प्रोटॉन की जो प्रोटॉन एमिशन होगा, न्यूट्रॉन एमिशन होगा, या फिर ब्रेकअप होगा। तो ऑल दैट इंफॉर्मेशन विल बी कंटेन्ड ओनली बाय द कंपाउंड न्यूक्लियस रादर देन द हिस्ट्री। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा बेटा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज लेक्चर इज ओवर। बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे कंपाउंड न्यूक्लियस